बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में प्रमुख विभागों की वेबसाइट की गई सुचारू, से स्टेट डाटा सेंटर में आए प्रॉब्लम को किया गया है दूर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश में अब डाटा सेंटर को सुचारू किया गया है। सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी दिक्कतें आ रही थी, उनको भी सुचारू किया गया है। पिछले 2 दिन में 2034 कॉल्स में से 1889 कॉल्स वापस दर्ज की गई हैं। 600 से ज़्यादा दर्ज की गई हैं शिकायतें। आईटीडीए की निदेशक निकिता खंडेलवाल ने साझा की है जानकारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब जो दिक्कतें आ रही थी उनको दूर कर लिया गया है। आईटीडीए की निदेशक नितिका खंडेलवाल ने इसके लिए भी जानकारी दे दी है। प्रदेश की जो प्रमुख विभागों की वेबसाइट्स थी उनको सुचारू कर लिया गया है। स्टेट डाटा सेंटर में आए मालवेयर से स्थायी रूप से अब जो दिक्कतें थी उनको दूर कर लिया गया है। ई ऑफिस, ई रवन्ना पोर्टल, चारधाम पोर्टल को भी सुचारू कर लिया गया है। तो जो वेबसाइट्स अभी तक बंद चल रही थी या जिनमें दिक्कतें आ रही थी, जिनको हैक करने की बात सामने आ रही थी, उनको अब सुचारू कर लिया गया है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी सर, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जो साइबर अटैक हुआ है उत्तराखंड में, और जो सरकारी विभाग की सभी वेबसाइटें थी, ऑनलाइन वेबसाइट्स या मोबाइल ऐप की बात की जाए तो वो सभी उन पर असर पड़ा। और उसके बाद लगातार सभी एजेंसियां, चाहे वो केंद्रीय एजेंसी हों या उत्तराखंड की एजेंसी हों, आईटीडीए लगातार कार्य कर रहे हैं किस तरीके से वेबसाइटों को सुचारू किया जाए और किस तरीके से व्यवस्थाओं को पुनः जो है पटरी पर लाया जाए। तो ऐसे में कुछ वेबसाइटें जो हैं वो पुनः शुरू कर भी दी गई है, जिन्हें सुचारू रूप से चला दिया गया है, जिसमें कि ई पोर्टल और ई ऑफिस समेत कई ऐसी वेबसाइट हैं, 4 से 5 वेबसाइट जिनको जो है वो चला दिया गया है। और इसी के साथ साथ सीएम हेल्पलाइन नंबर की बात की जाए तो उसमें भी करीब, जिस तरीके से वो भी बंद रहा, तो उसमें भी करीब 2000 से अधिक फ़ोन कॉल्स आई, जिसमें कि 1880 कॉल्स को जो है दोबारा से वो उन्हें एक्टिवेट किया गया है। और उसके बाद उनसे जो है पुनः कॉल बैक भी उन्हें किया जा रहा है। और ऐसे में दोबारा कॉल बैक किए जाने पर 600 से अधिक शिकायतें मिली है। तो ऐसे में इस तरीके से पूरा कार्य भी चल रहा है, लेकिन अभी भी ये साइबर अटैक कहाँ से हुआ है, मालवेयर, ये माना जा रहा है कि बताया जा रहा है कि मालवेयर वायरस जो है सिस्टमों में घुसा है। तो ऐसे में वायरस कहाँ से आया है, इसको लेकर अभी केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में जुटी हुई हैं और तमाम इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है, किस तरीके से वायरस आया, कहाँ से आया है। लेकिन अभी तक इसका पता नहीं लग पाया है कि मालवेयर जो वायरस की बात कही जा रही है वो वायरस आखिर आया कहाँ से है। तो इसको लेकर भी जो है लगातार कार्य किया जा रहा है। लेकिन जो अभी और भी वेबसाइट्स हैं, चाहे वो जीएसटी की वेबसाइट्स हों या अन्य जो कार्य है, उनमें अभी भी बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फिलहाल बंद पड़ी है और जिन्हें करीब आज तक माना जा रहा है कि आज शाम तक लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेबसाइट्स पुनः सुचारू कर दी जाएगी। और हालांकि नुकसान कितना हुआ है, वित्तीय जो है सबसे इसका बड़ा असर इसका प्रदेश के वित्तीय भार पर पड़ा है और वित्तीय संकट हुआ है। तो ऐसे में कितना नुकसान इससे हुआ है, कितने नुकसान की भरपाई हो पाएगी, इसका जब तक व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल पाती उसके बाद तब तक नहीं पता लग पाता। लेकिन हालांकि जैसे ही व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त होंगी उसके बाद ही तमाम चीज़ें निकल कर सामने आएंगी कि आखिर कितना नुकसान इससे वित्तीय संकट हुआ है, कितना क्या हुआ है और कहाँ से मालवेयर जो वायरस की बात कही जा रही है, कहाँ से वायरस आया, इसको लेकर अभी आगे तमाम चीज़ें स्पष्ट होनी है। हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं लग पाया कि मालवेयर वायरस जो है वो आखिर आया कहाँ से है। अरुण, दावा क्या कुछ किया जा रहा है और क्या माने, क्योंकि जो यूकेपीसीएस की वेबसाइट्स हैं जिस पर बच्चे जाकर के फॉर्म फिलअप करते हैं, और अभी क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने कई तरह के पदों पर भी नियुक्ति के लिए निकाला है, तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। जी सर, बिल्कुल ज़रूर। देखिए, परेशानी सभी को हो रही है और लगातार जिस तरीके से 2 अक्टूबर को ये पूरा वायरस हुआ था और जिस तरीके से जो वायरस आया था, साइबर अटैक जो हुआ था, तो ऐसे में इसके बाद लगातार जो है करीब आज 8 तारीख हो चुकी है और लगातार जो है कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो या अन्य व्यवस्थाएँ हों। तो नगर निगम में भी कई तरीके वेबसाइट्स है जो बंद पड़ी हैं। तो ऐसे में लोगों को काफ़ी मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है और ऐसे में
हालांकि दावा ये किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, कि जो भी डेटा है वो डेटा सकुशल है, कोई भी डेटा जो है वो लीक नहीं हुआ। डेटा को पहले से ही जो है जब इस बात का पता चला है वायरस का, तो तभी तुरंत कार्य करके डेटा को सुरक्षित किया गया और ऐसे में कोई डेटा लॉस नहीं हुआ। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर ये वायरस आया कहाँ से है और किस तरीके से साइबर अटैक हुआ है, आखिर इसके पीछे कौन है, किसका ये मकसद है और क्यों इसके इस तरीके से साइबर अटैक किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो स्पष्ट होनी है और आगे भविष्य में इस पर क्या कुछ कार्य होते हैं, इसे मजबूत किस तरीके से किया जाता है ताकि भविष्य में इस घटना की पूर्वानुवर्ती ना हो। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें भी सामने आनी है। लेकिन अभी जिस तरीके जो साइट्स बंद है, वेबसाइट्स बंद है, उन्हें खोलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। व्यवस्थाएं जो पटरी से उतरी हैं उन्हें पुनः जो है पटरी पर लाने की पूरी कोशिश जो है वो शासन प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग के उस्तमुनी क्रीड़ा मैदान में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान कार्यक्रम का भी आयोजन इस दौरान किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। आज लखपति दीदी योजना उन लाखों मेहनतकश बहनों के मेहनत, समर्पण और उनके स्वाभिमान का प्रतीक बन गई है, जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने का साहस दिखाया है। ये योजना विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ देश के लाखों गांवों की अर्थव्यवस्थाओं को बदल रही हैं। हमारी लखपति दीदियां न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं, बल्कि अपने समाज और परिवार को भी प्रेरित करने का काम कर रही हैं। जहां वो स्वयं का रोजगार कर रही हैं, वहीं अपने रोजगार के साथ साथ अनेक लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं। अपने आसपास के लोगों को भी स्वरोजगार देने का काम कर रही है, रोजगार देने का काम कर रही है। मैं ये कह सकता हूं, जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक पूरे घर को रोशन करता है, उसी प्रकार आप सभी बहनें, हमारी लखपति दीदियां अपने परिवार और अपने गांव और अपने आसपास के क्षेत्र के लिए स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता के प्रकाश से सबको प्रकाशमान करने का काम कर रही है। मैं उन सभी माताओं, बहनों को और बेटियों को, उनके जज्बे को नमन करता हूं, जिन्होंने कठिन परिस्थिति में भी कभी हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही हैं। और भाइयों बहनों, एक बात और कहना चाहता हूं, जब जब मैं लखपति दीदियों की बात करता हूं, जब जब मैं स्वयं सहायता समूह की बात करता हूं, तो पूरे प्रदेश के अंदर आज अनेक स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। हमारी बहनें, मैं देख रहा हूं पूरे के पूरे 13 जनपदों में, मैं आपके जनपद रुद्रप्रयाग में भी यहीं अगस्त्यमुनि में एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था, अपनी माताओं बहनों के कार्यक्रम में। इसी प्रकार मैं हर जनपद के कार्यक्रम में शामिल हुआ और हर जनपद के कार्यक्रम में मैंने देखा, हमारी माताओं बहनों के कौशल को देखा है, उनके अंदर जो आगे बढ़ने का जज्बा है और उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, वो उत्पाद इतने शानदार हैं, इतने अच्छे हैं, उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, क्वालिटी इतनी अच्छी है कि बहुत बार ये हमारे बहनों के द्वारा बनाए गए उत्पाद ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे छोड़ देते हैं। भाइयों बहनों, मैं अपनी बहनों को बधाई देना चाहता हूं, जो आज देश दुनिया के अंदर, चाहे हमने पैकेजिंग, हमारा अभी हिमालय, हाउस ऑफ हिमालय, ये ब्रांड अभी हमने लॉन्च किया है भाइयों बहनों, और उस ब्रांड को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका लोकार्पण हुआ, उसके शुभारंभ हुआ और आज पूरे देश दुनिया के अंदर उसकी मांग बढ़ रही है। आपके जनपद में भी, रुद्रप्रयाग में भी 4000 से अधिक माताएं बहनें आज लखपति दीदी बनने में सफल हुई हैं। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि 1400 से अधिक बहनें केवल अगस्त्यमुनि विकासखंड की हैं। हम इतने में रुकने वाले नहीं हैं। हमने प्रदेश में 2025 तक 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए हम अनेक मोर्चों पर काम कर रहे हैं। बिना ब्याज के हमारे स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण देने का भी हमने प्रावधान किया है। इसके पीछे हेतु है
कि हमारी बहनें आगे आएं, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिले, महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान हो। इसमें प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। अनेक प्रकार के हमने ग्रोथ सेंटर पूरे प्रदेश के अंदर बनाए हैं। 13 जनपदों में 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट, हम 17 सरस सेंटर भी बनाए हैं। 110 आउटलेट के माध्यम से चार धाम यात्रा मार्गों पर इन महिला समूहों की उत्पादों की बिक्री की जा रही है। अभी अभी मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना भी, इसके जरिए भी 3 करोड़ से अधिक की आय अभी तक प्राप्त हो चुकी है। हम अपनी माताओं बहनों के स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी गंभीर है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत अभी हमने अनेक बहनों को यहाँ पर जो सहायता के रूप में किट दी जा रही है, वो किट पूरे प्रदेश के अंदर प्रदान की जा रही है। इसी के तहत अन्य भी कार्यक्रम हम तेजी से चला रहे हैं। प्रदेश की 12वीं पास बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 51,000 की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी महिलाएं सशक्त भी हों, उनकी सुरक्षा भी हो। सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण हमने विधानसभा में विधेयक लाकर पारित किया है, जिससे कि हर क्षेत्र में हमारे उत्तराखंड की महिलाओं को हर अवसर मिले, नौकरियों में उनको अवसर मिले। मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को यही इसी धरती से, इसी पावन धरती से, बाबा केदार की पावन धरती से कहा 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार निरंतर विकल्प रहित संकल्प लेकर काम कर रही है। आज एक तरफ जहां प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल जैसी प्रमुख जो क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से मजबूत हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी भरत चौधरी जी बोल रहे थे, हमारे सभी माननीय मंत्रीगणों ने बोला, हमारे राज्यसभा के सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने बोला कि अनेक कानून भी हम प्रचलन में लाए हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 के आसपास पूरे प्रदेश के अंदर नकल का एक बोलबाला चारों तरफ से उठकर आया। लोगों ने कहा यहां भी नकल हो रही है, इस परीक्षा में भी नकल हो रही है, उसमें भी नकल हो रही है। और जो योग्य और प्रतिभावान गरीब माता पिता के बेटे बेटियां हैं, उनको रोजगार मिलने में दिक्कत हो रही है, उनका नंबर नहीं आ रहा है, और ऐसे लोगों का नंबर आ जा रहा है जो नकल माफियाओं से साठगांठ कर रहे हैं। हमने सख्त कदम उठाते हुए नकल माफियाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का मन बनाया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और नकल का हम सख्त कानून लेकर आए, और ये कानून आने के बाद पूरी पारदर्शिता के सारी भर्तियां संपन्न हो रही हैं। अभी अभी हमने लगभग 1100 के लगभग 1094 अभियंताओं को अभी नियुक्ति दी है। अभी महेंद्र भट्ट जी कह रहे थे कि मेरे जनपद के इतने बच्चे पीसीएस बने हैं, और पहली बार पीसीएस की नमो नमः फाइनल परीक्षा का भी और प्रारंभिक परीक्षा का भी दोनों का परिणाम एक साथ आया है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त अभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण 30 सितंबर 2024 से सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड ओली में चल रहा है, जिसमें 120 जवानों वाली भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के साथ साथ सहायक शस्त्र और सेवाओं के जवान भी इसमें भाग ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जनादेश के अध्याय 7 के तहत संयुक्त उप पारंपरिक संचालन आयोजित करने के दौरान हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन, हथियारों का संचालन और उसके बाद सैनिकों के लिए फायरिंग का आयोजन भी किया जा रहा है। डीजीपी अभिनव कुमार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, और ऐसे में वो लगातार प्रदेश में बढ़ते अपराध और नशा को देखते हुए इंस्पेक्टर को भी दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। सभी अपने क्षेत्रों में 2 घंटे फुट पेट्रोलिंग करें और इसी के चलते विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के सबसे संवेदनशील कुंजा ग्रांट गांव में सीओ विकासनगर के भारी पुलिस बल के साथ 2 घंटे फुट पेट्रोलिंग भी की गई।
इस दौरान उन्होंने उन क्षेत्रों का भी दौरा किया जहां बड़े पैमाने पर अवैध नशे का कारोबार चलता है। वहीं पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। कि फुट पेट्रोलिंग कर लोगों में सुरक्षा का माहौल पैदा किया जाए तथा जो अपराधियों में एक भय का माहौल उत्पन्न किया जाए। इसी क्रम में हमारे द्वारा आज ग्राम कुंजा और कुंजा ग्रांट में फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। कुछ यहाँ नशा बेचने की शिकायत भी थी, इसी क्रम में हमारे द्वारा ये आज किया जा रहा है और हमारे द्वारा ये देखा जा रहा है कि कोई ऐसा आपराधिक तत्व यहाँ रह ना पाए। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के साथ ही नेपाल के लोगों का प्रमुख आस्था का केंद्र पंचेश्वर महादेव मंदिर में नवरात्रि होने के बावजूद भी सन्नाटा पसरा हुआ है। मंदिर के लिए जाने वाला पैदल मार्ग आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से चंपावत जिले के श्रद्धालु और पर्यटन मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पंचेश्वर क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया है कि बीते दिनों क्षेत्र में बादल फटने से आई आपदा से सरयू नदी की चपेट में आने से मंदिर जाने वाला पैदल मार्ग लगभग 400 मीटर तक बह गया था, जिस वजह से मंदिर पहुंचने में लोगों को अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ कच्चा रास्ता अभी यहाँ के ग्रामीणों ने बनाया है और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने वहाँ पर पहुँचने की हमारे श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनाई। लेकिन अब ऐसा है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि इसके ऊपर है पूरा हमारा सेल सल्ला और ये वाला इलाका पड़ता है और ये रास्ता अभी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, जो ये हमारा कंक्रीट मार्ग था और श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी हो रही है और नवरात्रि का टाइम है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है और ये जानलेवा भी हो रहा है, दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है। कोई अगर ऊपर से फिसल जाए तो नदी में तक पहुंच सकता है। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि इस रास्ते की तुरंत मरम्मत की जाए और इसको चलने योग्य बनाया जाए। विधानसभा की 90 सीटों पर मतदान हरियाणा में हो चुके हैं। कई एग्जिट पोल में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान भी लगाया गया है। हरियाणा का एग्जिट पोल को देखकर उत्तराखंड कांग्रेस में भी खुशी का माहौल है। स्टार प्रचारक के रूप में उत्तराखंड पहुंची कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अलका पाल का जोरदार स्वागत किया गया। इसी बीच एचएनएन के संवाददाता ने भी उनसे बातचीत की है। हरियाणा के चुनावी रुझान आने के बाद जहां देश में कांग्रेस खुश है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड में भी इसकी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। स्टार प्रचारक के रूप में हरियाणा पहुंची अलका पाल इस बार काशीपुर में हमारे साथ मौजूद है और उनसे बात करते हैं कि किस तरीके का ये परिणाम है, आखिर क्यों कांग्रेस के फेवर में ये परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट थी और इस बार बीजेपी का तिलिस्मी जादू कांग्रेस ने तोड़ दिया। इस पर बात करने के लिए अलका पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या ऐसी भूमिका रही कि आपने इस बार परिणाम आपके अपने फेवर में करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी हाईकमान को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे जैसी ज़मीनी कार्यकर्ता को हरियाणा जैसे राज्य में और जो इतना महत्वपूर्ण राज्य है उसमें सेवा करने का मौका मिला। देखिए, पूरे हरियाणा राज्य में और जो मेरी अपनी लोकसभा सीट थी भिवानी महेंद्रगढ़, वहाँ मैंने जितने दिन काम किया देखा कि वहाँ तो विकास बिल्कुल वहाँ है ही नहीं, विकास बिल्कुल वहाँ हाशिए पे है। पिछले 10 सालों में भाजपा के द्वारा जो वायदे किए गए थे वहाँ की जनता से, वहाँ का आपने देखा, हरियाणा का किसान दुखी, वहाँ का युवा दुखी, वहाँ का सैनिक दुखी और वहाँ की महिला पहलवान खिलाड़ी सभी लोग भाजपा की इस 10 साल की सरकार में अपने आप को ठगों को महसूस कर रहे हैं। पूरे हरियाणा की जनता में त्राही त्राही है और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा करने में भाजपा वहाँ पर पूरी तरह से सफल रही है। साथ ही कांग्रेस जिन गारंटियों के साथ जनता के बीच वहाँ पहुँची है, चाहे वो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, बीपीएल परिवारों के लिए हो, इन सारी गारंटियों पे जनता ने मोहर लगाने का काम किया है और इसके आधार पे मैं आपसे कह सकती हूँ कि हरियाणा राज्य के अंदर किसान की, खिलाड़ी की, वहाँ के सैनिकों की एक स्थायी और स्थिर सरकार बनने जा रही है।
अब जिस तरीके के परिणाम आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको देखते हुए क्या लगता है कि उत्तराखंड में जो आने वाले निकाय चुनाव हैं तो उसका असर इस पर दिखेगा? और आखिर दूसरा सवाल मेरा ये रहने वाला है कि आखिर कांग्रेस एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ किस वजह से दिखने लग गई? क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी सरकार में कांग्रेस की ऊर्जा खत्म होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से दोबारा नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस उभरी है, वो क्या रीज़न है? देखिए, ये एक तरीके से प्रायोजित तरीके से इस देश के संविधान और लोकतंत्र को और साथ ही जो विपक्षी पार्टियां उनको ख़त्म करने का काम एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। इस देश के विपक्ष की आवाज़ को, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम किया गया। चाहे वो संसद के अंदर राहुल गांधी जी की आवाज़ को बंद करना हो, उनका माइक बंद करना हो, या विपक्ष के ऊपर तरह तरह के आरोप और उनको फांसी पर डालने की एक कुचेष्टा हमेशा मैंने देखा सत्ता के द्वारा की गई। और यह भी प्रयास किया गया कि इस देश को कांग्रेस से मुक्त कर दिया जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ इस देश की सम्मानित जनता को, जिसने कांग्रेस के प्रति अपार स्नेह और विश्वास दिखा करके लगातार, आपने देखा पिछले जितने भी कुछ राज्यों के अंदर चुनाव हुए उस सब में, चाहे इंडिया गठबंधन के रूप में या कांग्रेस के प्रति लोगों का जो विश्वास बढ़ा है, वही ऐसे ही कुछ विश्वास और ऐसी ही झलक हरियाणा राज्य में भी देखने को मिली है। आज हरियाणा राज्य की जो जनता है वो कांग्रेस की ओर बहुत एक उम्मीद से देख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा जो कहा है उन कामों को पूरा किया है। आज जो कांग्रेस पार्टी ओबीसी की बात करती है, महंगाई बेरोजगारी की बात करती है, इस देश के लोकतंत्र की बात करती है, लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की बात करती है, उसको देख करके आप कह सकते हैं कि वहाँ पर चाहे दलित वर्ग हो, चाहे जाट वर्ग हो, चाहे पिछड़ी जाति का वर्ग हो, सभी वर्गों ने एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में अपना मतदान दिया है। 36 बिरादरियों ने की सरकार वहाँ बनने जा रही है और एक स्थायी स्थिर सरकार आगे आने वाली 8 तारीख को आपको देखने को मिलेगी कांग्रेस की। उत्तराखंड में किस तरीके का ये चुनाव, ये परिणामों पर क्या फर्क पड़ने हाँ वाला जी, बिल्कुल उत्तराखंड को बिल्कुल। लेकर? मैं यही आपको बताने जा रही थी, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस को बढ़त मिली है उन राज्यों के परिणामों का निश्चित तौर पर उत्तराखंड में भी आने वाले निकाय चुनावों में, पंचायत चुनावों में, चाहे आने वाले 27 के विधानसभा चुनावों में निश्चित तौर पे पूरा फर्क पड़ेगा और वो प्रभाव जो होगा वो सकारात्मक होगा। कांग्रेस के प्रति जो विश्वसनीयता है, कांग्रेस के कामों पे जो मोहर लगा रही है जनता, हमारे उत्तराखंड की जनता भी निश्चित तौर पे वही ऐसा विश्वास रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहरहाल कुल मिलाकर ये बात है कि राहुल गांधी के नई ऊर्जा के साथ उत्पन्न हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में नई ऊर्जा देखने को मिले, उसको लेकर सभी राज्यों के परिणाम और समीकरण कांग्रेसी कार्यकर्ता बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी के आशंका उत्तराखंड के आने वाले निकाय चुनाव में भी लगाई जा रही है, विधानसभा चुनाव में भी लगाई जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस की ये ऊर्जा कितना रंग लाती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए Channel 24/7। नमस्कार।